राजस्थान में रीट समेत कई भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के बाद एंटी चीटिंग कानून की मांग तेज हो गई थी, जिसके बाद सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने एंटी चीटिंग बिल को सदन के पटल पर रखकर चर्चा की। लेकिन सरकार विरोधियों के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर आ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने एंटी चीटिंग बिल का विरोध किया। लोढ़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार जल्दबाजी में है और दबाव में विधेयक लेकर आई है। आप भी सुनिए कि आखिर इस विधेयक पर संयम लोढ़ा ने क्या कुछ कहा। सरकार के संरक्षण में नकल के गिरोहपन पे ये बहुत अफसोस की बात है कि राजस्थान का प्रमुख विपक्षी दल 100 से भी ज्यादा साल पुरानी पार्टी की सरकार के प्रति ये नजरिया और ये सोच रखता है। माननीय सभापति महोदय, वसुंधरा जी की सरकार में भी पटवारी के एग्जाम के पर्चे खुले, लीक हुए, पुस्तकालय अध्यक्ष के परीक्षा के पर्चे लीक हुए, थानेदार की परीक्षा के पर्चे लीक हुए, रीट के पर्चे लीक हुए, पर कभी ये नहीं कहा किसी ने कि वसुंधरा राजे ने ये पर्चे लीक करवाए या वसुंधरा राजे के संरक्षण में ये पर्चे लीक हुए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कानून सरकार दबाव में लाई, जल्दबाजी में लाई। और फिर मैं क्या कहूं, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका में पढ़ रहा था, कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ वो वर्ड टू वर्ड उसमें छप गया। कैबिनेट की बैठक की गोपनीयता भंग हो गई। अभी तक यह पता नहीं लग सका कि कैबिनेट की बैठक की गोपनीयता किसी मंत्री ने भंग की या उस मीटिंग में बैठे हुए किसी अधिकारी ने भंग की। और अब ये फिर लाचारी दिखा रहे हैं, हम अपनी फिर कमजोरी दिखा रहे हैं और हमने ये मान लिया है कि लीक होंगे। हम 10 करोड़ रुपए वसूल करेंगे या हम 10 साल की सजा देंगे। क्यों भाई, आप शासन लेकर के बैठे हुए, आप में नैतिक बल होना चाहिए कि हम आने वाले वक्त में किसी सूरत में हम पर्चे लीक नहीं होने देंगे। अफसरों के निकम्मेपन की सजा दूसरे लोगों को देना चाहते हो? किस बात की तनख्वाह देते हैं आप उन्हें, अगर ये व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती? माननीय सभापति महोदय, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। ये परिस्थितियां क्यों बन रही है? क्यों गांव का साधारण बच्चा जिसको ढंग के संसाधन पढ़ने के लिए नहीं मिले, ढंग की स्कूल नहीं मिली, ढंग का कॉलेज नहीं मिला, ढंग की पढ़ाई नहीं कर सका, वो ये सोचता है कि मैं किसी भी तरह पैसे से पेपर प्राप्त करके मास्टर बन जाऊं या पटवारी बन जाऊं। ये परिस्थितियां क्यों बनी? आपने अंबार लगा रखा है कोचिंग सेंटरों का। पैसे वालों की नालायक औलादें उन कोचिंग सेंटरों में प्रवेश लेती है और प्राइवेट स्कूलों के अंदर उनका नाम चलता रहता है। उन स्कूलों में उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो कोचिंग सेंटर पैसे छापने के लिए 2 करोड़ रुपया इन नकल गिरोह पर खर्च करते हैं और 20 करोड़ रुपया कमाते हैं। सरकार क्यों हिम्मत नहीं दिखाती कि हम इन कोचिंग सेंटरों को बंद करेंगे, हमारे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को इतना सुधारेंगे कि हमारे बच्चों को इन कोचिंग सेंटरों तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। पर नैतिक बल की कमी है, प्रतिबद्धता की कमी है, उस बच्चे की तकलीफ से जुड़ने का अभाव है और इसलिए ये परिस्थितियां बनी है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय कानून का मूल ध्येय है 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और आप जो कानून को लेकर के आए वो भारतीय कानून की उस मूल धारणा के विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, ये कानून ड्रैकोनियन है और इसके जरिए आप फिर से एक इंस्पेक्टर राज की तरफ आगे बढ़ रहे हो और जिसके दुष्परिणाम आने वाले वक्त में हर कोई भोगेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, ये जो
अनफेयर मीन्स को परिभाषित किया है। In relation to an examinee to take authorized help in public examination from any person or group directly or indirectly or from any material written। पड़ोस के बच्चे का भी देख लिया, अगर किसी ने कुछ टीप दिया, आ जाइए लाइन में। पर्चा तो उस स्टोर से लीक हो रहा है जहां पर आपने रखा हुआ है, और इसके लिए उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो कानून का दायरा कितना बढ़ाते जा रहे हो, जिसमें हजारों लोग ट्रैप में आ जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, ये सेक्शन 4 में इन्होंने लिखा है, possession and disclosure of question paper. No person authorized by virtue of his duties in conduct of public examination shall before the time fixed for opening and distribution of question papers. A. Open. अब आपने सेक्शन 10 में जो पेनल्टी इंपोज की है, पेनल्टी, इस ओपन का वर्ड कहीं यूज किया आपने? उसमें आपने सेक 2(1) और 2(2), ये 2(f)(1) और 2(f)(2), इस दो का जिक्र आपने किया है। इस ओपन शब्द का जिसका आपने लिखा है सेक्शन 4 में, ये वर्ड भी आपने यूज किया है इसमें। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, ये जो सेक्शन 9 है, ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन और अदर्स, whenever an offense under this act has been committed by management or institution or limited liability partnership or others। अब ये others क्या है? Every person who at the time the offense was committed was in charge of or was responsible to the management or institution or limited liability partnership or others for conduct of the business of the management or institution or limited liability partnership or others। माननीय सभापति महोदय, मैं विनती करूंगा कि बहुत यूपीए गवर्नमेंट ने, आप ही की यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कानून इस पे बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आप उसी का अध्ययन करके सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुआ वो, और सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों को स्टैंड रखा। आप उन्हीं का अवलोकन कर देते और सेक्शन 70 के अंदर जो पीएमएलए में प्रोविजन दिया हुआ है उसका अवलोकन कर लेते, तो इसका बहुत विस्तार से खुलासा हो जाता और इनोसेंट आदमी के, निर्दोष आदमी के फंसने की संभावना सीमित हो जाती, उसको पूरा अवसर देने का मौका मिल जाता। क्योंकि बहुत कैटेगरिकली सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर को भी लॉ में उन्होंने उल्लेख किया है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज वेयर ए पर्सन कमिटिंग ए कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल, डायरेक्शन ऑर्डर मेड देयर अंडर इज द कंपनी, every person who at the time the contravention was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention। अब आप इतने गंभीर 10 करोड़ रुपए की सजा और 10 साल की सजा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आपको सामने वाले आदमी को पूरा अवसर देने में आपका क्या जाता है? माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा सेक्शन विस्तार से पढ़ के सदन का और महत्वपूर्ण समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मंत्री जी से विनती करूंगा कि अपने अधिकारियों से कहें कि वो उसके प्रोविजन का अवलोकन कर ले और ऐसा कानून लेकर के आए जिससे लोगों का भरोसा बढ़े,
सरकार की भी प्रतिष्ठा बढ़े। अब मैं आपको निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, सेक्शन 12 का अटैचमेंट एंड confiscation of property. No person shall hold or be in possession if any proceeds of any offense under this act. If an officer investigating an offense committed under this act, माननीय सभापति महोदय, इसमें भी मैं सेक्शन 5 PMLA का उल्लेख करना चाहूंगा। Attachment of property involved in money laundering, where the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by the director for the purpose of this section has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing on the basis of material in his possession that any person is in possession of any proceeds of crime, and such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred, or deal with any manner which may result in frustrating any proceeding relating to confiscation of such proceeds of crime under this chapter. He may by order in writing provisionally attach such property for a period not exceeding 180 days from the date of the order in such manner as may be prescribed. इस सेक्शन 5 में माननीय सभापति महोदय पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफी लंबा है, और आगे स्टेज ऑफ अटैचमेंट का भी उल्लेख किया है। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पासेस थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस। प्रोविजनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 5(1), कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 8(3) एंड फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अंडर सेक्शन 8(3)(a). माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि आप सारे इन प्रावधानों का अध्ययन कर लें। इतना बड़ा निर्णय आप करने जा रहे हो, इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया आपको कानून सम्मत बनानी चाहिए। अब एडजुडिकेशन सेक्शन 8 PML एक्ट का ये सारे आपके पास रेडी अवेलेबल है, आपको कुछ दिमाग खपाने की भी जरूरत नहीं थी। आप इन सबका उल्लेख करते हुए इन्हीं को उठा लेते वहां से। अभी आप बिल लेके आए, हरियाणा का आधा कॉपी किया हुआ बिल है आप, तो उसको भी कॉपी कर लेते। तो आपका ये प्रावधान बहुत सकारात्मक दिखता। अब एडजुडिकेशन ABC का ही पार्ट है माननीय सभापति महोदय। On receipt of a complaint under subsection 5 of section 5 or applications made under subsection 4 or section 17 or under subsection 10 of section 18 of the adjudicating authority has reason to believe that any person has committed an offense under section 3 or is a possession or proceeds of crime, it may serve a notice of not less than 30 days on such person, calling upon him to indicate the source of his income, earning or asset out of which or by means of which he has acquired the property attached under subsection 1 of section 5 or seized under section 17 or section 18, the evidence on which he relies, and other relevant information and particulars, and show cause why all or any of such properties should not be declared to be the properties involved in money laundering and confiscated by the central government. किसी की प्रॉपर्टी आप कवर अप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, 10 करोड़ के जुर्माने का प्रोविजन लेके आगे बढ़ रहे हो, और आपने पूरा कानून के अंदर पूरा खुलासा नहीं किया। एडिशनल एसपी साहब जांच करेंगे क्या? एडिशनल एसपी साहब जांच करेंगे? मैं भुक्तभोगी हूं माननीय सभापति महोदय। मेरे ऊपर कलेक्टर की गाड़ी तोड़ने का झूठा मुकदमा हुआ था। मैंने 13 साल ट्रायल फेस किया और 13 साल बाद बरी हुआ, और पूरे देश में लोगों को ध्यान होगा कि ये पोटा एक्ट भी लाए थे कार्रवाई करने के लिए। उस पोटा एक्ट का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कितने लोग सड़ गए जेलों के अंदर, 20-20 साल से जेलों में सड़ने के बाद बाहर आए, 15 साल जेलों में सड़ने के बाद आए, जवान जेल में घुसे, लाचार होकर के बाहर निकले। तो इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न मत करो आप। और
आगे भी आपने जो दिया है ये केसेस ट्राइबल बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट्स और पावर टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड कोर्ट्स। पिछले 3 साल में जितनी कोर्टें खोलने की घोषणा इस सदन में हुई है, चालू हो गई क्या? 50 से ज्यादा कोर्ट आप चालू नहीं कर पाए अभी तक। और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या हाल है? कितने कोर्ट ऑनलाइन चल रहे हैं काम? कोरोना में आपने देखा नहीं कितना लोगों को भुगतना पड़ा? आज दिल्ली की तरफ देखिए, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑनलाइन। तो आप मुकदमों का अंबार खड़ा कर देंगे। पहले भी वहां पर हजारों मुकदमे पड़े हुए हैं, सुनवाई नहीं होती, बारी नहीं आती, और फिर इस तरीके की व्यवस्था ला करके क्या आप पर मुकदमों की झड़ी लगाना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, बिहार में भी शराबबंदी का कानून लाए, क्या हुआ? मुकदमों का अंबार लग गया। और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा। The Supreme Court showing displeasure after facing the problem of huge bail cases arising out of Bihar liquor prohibition law of 2016. The court asked the state government whether it conducted any legislative impact study prior to making of such a law and created adequate judicial infrastructure to meet the torrent of litigation that was bound to follow. उसी दिशा की तरफ आगे जाओगे। और आपके बिल के बारे में भी कह दूं मैं, द स्टेट डजंट हैव adequate judicial infrastructure to deal with offenses under this statute. The courts are already overburdened and making unfair means an offense will not solve the problem of paper leaks. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ये कानून सिर्फ अपनी ढकने के लिए मत लाओ। राजस्थान के बच्चों का जो बुरा होना था वो तो हो गया, लेकिन आज उन बच्चों को अपराधी बनाने की दिशा में मत आगे बढ़ो। चरित्रवान, नैतिक बल और प्रतिबद्ध लोगों को इन परीक्षाओं का काम सौंपो। आपने इसके अंदर लिख दिया एक्ट में, पीछे आपकी जो लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन सी आपके इन्वॉल्व होंगे, शेड्यूल 1, इसमें आपने लिख दिया राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम का इंचार्ज कौन होता है? हाईकोर्ट का जज होता है। तो सारी विरोधाभासी चीजें हैं और नहीं संभलता हो, आपसे पास ढंग के प्रशासन में लोग नहीं हो, तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस को ये सारा काम सौंप दो। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का पर्चा लीक नहीं हुआ और यूपीएससी के रिटायर्ड मेंबर्स को, यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन को लाकर बिठाओ जिनका पर्चा आज तक लीक नहीं हुआ। ये जेलें भरने की दिशा में आगे मत बढ़िए। एक सरकार लेकर के बैठे हैं तो एक आत्मविश्वास दिखाइए, एक सरकार का नूर दिखाइए, सरकार की ताकत दिखाइए। कैसे लीक हो जाएगा? हर हालत में हम रोकेंगे। ये कानून, इस तरीके के कानून बनाने से, 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लाने से ये चीजें रुकने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, मैंने कुछ प्रावधानों का उल्लेख आपको किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि आप बहुत गंभीर प्रावधान और इकोनॉमिक क्राइम मानते हुए प्रावधान लेकर के आए हैं आप, इसलिए इतना जल्दबाजी में पारित मत करिए। कोई सरकार की नाक नीचे नहीं होगी। अब जो होना था नुकसान आपका वो हो चुका है, इसकी भरपाई इस कानून के जरिए नहीं हो सकती, लेकिन आगे और नुकसान नहीं हो, आगे और मुकदमों में बढ़ोतरी नहीं हो व्यर्थ के। इसलिए आप चर्चा करके, हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में आपने कमेटी भी बनाई है, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उनके सुझाव वो भी इनकॉर्पोरेट करिए और एक ऐसा कानून लगाइए जिससे राजस्थान से नकल, पेपर लीक, इस सब गतिविधियों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।